हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी पेपर चैप्टर वन, अगर बोल सकते हैं बायोलॉजी का चैप्टर वन बोल सकते हैं, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हमारे बारे में कुछ सीखने को मिल जाएगा इसमें। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। इस फोटो को शायद आप लोग जानते हो, पहले से कुछ चीज़ इसमें से आपको पता होगा, फिर भी मेरा काम है कि आपको बताना कि इसके अंदर में क्या चीज़ है। सोचो कि आप खुद एग्जाम्पल अपने आप में ले जाओ। यहाँ पे जो कि पूरा इंसान खड़ा है, वो इंसान आप हो, मैं हूँ, कोई भी इंसान हो सकता है। उसको बुलाया जाता है ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको बुलाया जाता है ऑर्गेनिज्म। अब जब उसका पेट को पूरा काट लेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो दो साइड जब अलग करेंगे तो इसका बीच में कुछ ऐसा सिस्टम मिलेगा जहाँ पे लीवर्स होगा, किडनीज होंगे, पैनक्रियास होगा, स्टोमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और भी बहुत सारे चीज़ होंगे। इस सब क्या करते हैं, एक सिस्टम में काम करते हैं। ऐसा थोड़ी काम करता है कि जब मन मर्जी अपना जो भी इच्छा हुआ तब किडनी काम करेगा, जब मन हुआ हार्ट किडनी के साथ कनेक्टेड है, लॉन्ग्स के साथ लॉन्ग्स के साथ हार्ट का मतलब कि संबंध है। वो सारे मिलजुल के सब मिल के एक प्रकार का काम करते हैं। जैसे कि हमारा स्टोमक और लीवर मिल के कुछ काम करते हैं, पैनक्रियास भी उनमें मिल जाता है। ये सारे ऑर्गन ना मिल के कुछ काम करते हैं। ये इसीलिए इनको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो कि पूरा मिला हुआ है बीच में। एक को काट के अलग कर दो। अब मैंने लीवर को काट के अलग कर दिया, सॉरी स्टोमक को काट के अलग कर दिया, लीवर गलती से बोल दिया स्टोमक है, स्टोमक को मैंने अलग कर दिया काट के, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्गन हो गया। ऑर्गन को और छोटा करो, जब और छोटा छोटा कर देंगे तो कुछ पीस में आ जाएगा ऐसा ऐसा करके, जिसको टिश्यू बोलोगे। हर टाइप का टिश्यू अलग अलग हो जाएगा। हार्ट का टिश्यू अलग रहेगा, किडनी का टिश्यू अलग रहेगा, सबका टिश्यू अलग हो जाएगा। फिर टिश्यू को और छोटा कर दो, जब पूरा लास्ट जब आ जाएंगे, जिसको हम खाली आंख से तो देख नहीं पाएंगे, माइक्रोस्कोप लगेगा देखने के लिए, उस चीज़ को क्या बोलेंगे जी साहब, सेल बोल देंगे। तो यानी कि शुरू एक बड़ा सा ऑर्गेनिजम्स कहाँ से शुरू हुआ, सेल से शुरू हुआ। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। ये प्रोसेस ऐसा धीरे 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 करके होता है। यानी कि हम जो इतना बड़े आदमी बन चुके हैं, हमारे अंदर में कई करोड़ों सेल्स है, शुरू तो हमारा एक सेल से ही हुआ था। ठीक है, जो एक ही सेल से हुआ था, इसी कारण के वजह से सेल जो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सबसे छोटा सबसे छोटा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज सेल। वैसे प्लांट भी हो सकता है, जितना भी एनिमल्स हैं सारे के सारे वही प्रिंसिपल है। ठीक है, अब आते हैं आपके बढ़िया सा प्यारा वाला जो नोट्स बनाया हुआ है आपके लिए। नोट्स के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मुंह में बोल दूंगा तो कुछ इतना फ़ायदा होता नहीं है। क्या चीज़ रिटिन में हमको समझ में आना चाहिए, ताकि हम जाके एग्जाम में लिख पाएँ। बोलता है पहला कि द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ, हमेशा याद करो वो फंक्शन काम करता होना चाहिए, वो यूनिट जो लाइफ का जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है उसको बोलते हैं सेल। अच्छा, ये सेल का प्रिंसिपल कौन डिस्कवर किया था ना? रॉबर्ट हुक बोल के एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने 1665 में इनको डिस्कवर किया था। वो क्या किए थे, एक कॉर्क एक पेड़ से लाते हैं, ऊपर वाला छिलका कॉर्क को ले आए, फिर उनको खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाए हुए थे। ठीक है, वो हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था। तो उस माइक्रोस्कोप में वो क्या किए, उसको देखे तो देखे तो जैसे कैसे लगा उनको, जो हनी का घर होता है, ठीक है, हनी वीव्स जैसे होते हैं ना, उस टाइप का उनको कुछ दिखाई दिया, छोटे 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 कमरे 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 जैसा। तो उसने उस जगह पे उनको बोले कि जी इसका नाम कुछ रखते हैं, वो नाम सेल दे दिए। ठीक है, अच्छा, जो सेल बनाए, फिर उसके बाद स्टडी हुआ सेल के बारे में। जब स्टडी हुआ तो देखा गया कि जो सेल जो है, हमारे जो फंडामेंटल यूनिट जो सेल हमने बताया, सेल कैन बी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज। वो खुद अकेला एक सेल खुद इंडिपेंडेंटली
हर एक्टिविटीज, नेसेसरी एक्टिविटीज को वो खुद कर सकता है। क्या क्या नेसेसरी एक्टिविटीज होता है जी? वो सांस को, यानी कि वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है, वाटर को एक्सचेंज कर सकता है, फूड को ले सकता है। एक्सचेंज का मतलब है वो खुद अंदर ले सकता है, फिर बाहर भी छोड़ सकता है। पानी भी अंदर ले पा रहा है, बाहर भी ले पा रहा है, छोड़ सकता है। जो भी अदर मटेरियल्स है वो भी खुद ले पा रहा है, खुद छोड़ पा रहा है। ये सारा जो एक्टिविटीज है, एक सेल से दूसरे सेल को भी वो बना सकता है। हर एक्टिविटीज को खुद अकेला सेल इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है। अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज हुआ। तो इनको एक क्लू मिल गया यहां से, टू सस्टेन। ये सारे क्यों कर सकते हैं? टू सस्टेंट लाइफ। हमारे जो लाइफ सस्टेंट हो रहा है, सारा काम हो रहा है इंडिविजुअली भी एक एक सेल कर रहा है। जैसे कि आप सांस लिया तो वो सांस, ऑक्सीजन अंदर गया, वो हर एक सेल भी अंदर ले सकता है। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, यानी कि हर एक सेल मेरा शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ने का कैपेबल है। हर एक सेल जो पानी पी रहे हैं वो भी पानी खुद सेल पी पा रहा है। हर चीज वो अकेले कर सकता है। इसी कारण की वजह से सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का हर एक पार्ट भी वो खुद कर पा रहा है, हर एसेंशियल काम वो खुद कर पा रहे हैं। अब आते हैं सेल कितना टाइप्स का होते हैं? 2 टाइप्स का होते हैं सेल, ठीक है। तो सेल हो गया 2 टाइप्स, एक हो गया प्लांट सेल, एक हो गया एनिमल सेल। 2 टाइप का सेल हो गया, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अच्छा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन आर शोन फॉलोइंग्स। अब यहां पे नीचे आते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस यहां पे दिया हुआ है। अब एक फोटो आपको दिखाई देता होगा। इस फोटो में एक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल सेल्स। देखो ये वाला जो पार्ट है ये प्लांट सेल है, ऐसे स्क्वायर टाइप का थोड़ा सा रहता है, और ये एनिमल सेल है, थोड़ा सर्कल रहता है, तो सर्कल टाइप का हो गया एनिमल सेल। प्लांट में मिलेगा सेल, एनिमल में मिलेगा सेल। 2 टाइप का सेल को हमने बता दिया। अच्छा, जो बीच में होता है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लो, बहुत सारा चीज़ें समझेंगे, लेकिन बीच में एक गोल होके रहता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। बीच में जो पार्ट है सेल का, एनिमल सेल में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। वो प्लांट में जो साइड में रखा हुआ है, प्लांट में साइड में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब बीच में फिर क्या होता है? बीच में बहुत बड़ा खाली जगह होता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल, जिसमें पानी बहुत सारा भरा होता है, तो उसको बोलते हैं वैक्यूल। अब यहाँ पे देखो सेल वॉल है, किसका? जो सेल का ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि बहुत ही रिजिड होता है, सख्त होता है। हम हमारे शरीर को दबा सकते हैं, लेकिन प्लांट को बाहर से दबा सकते हो नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आउटर कवर एक सेल वॉल से हुआ है और अंदर में एक सेल मेम्ब्रेन होता है। हमारा जो आउटर पार्ट है एनिमल्स का वो होता है सेल मेम्ब्रेन। वैसे ही सेल वॉल का पीछे एक मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। न्यूक्लियस जो है वो एनिमल में सेंटर में रहता है और न्यूक्लियस एनिमल प्लांट्स का साइड में रहता है। वैक्यूल प्लांट्स में रहता है, एनिमल्स में नहीं रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी चीज़ है कि नहीं? अब आते हैं और थोड़ा थोड़ा चीज़ समझते हैं। प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। कौन सा चीज़ होता है? देखो एक वेरी एग्जाम्पल, ऐसे ही छोटा छोटा एग्जाम्पल मैं देता रहता हूँ, समझ लो। एक आलू है, आलू है, आलू हम खाते हैं, खरीद के लाते हैं, ठीक। जो आलू का ऊपर वाला जो कवर है, छिलका है, वो कवर क्यों है? क्योंकि अंदर वाला जो पार्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सिंपल सा फंडा तो यही है, प्रोटेक्ट कर रहा है। वैसे ही हर सेल का ऊपर में कवर है। क्यों है भाई? क्योंकि अंदर वाला पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, पहला बात है। दूसरा, जब वो बाहर साइड में एक आउटर में कवरिंग है, वो एक गेट जैसा बन जाएगा, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स बन जाएगा, सिलेक्ट करेगा कि क्या चीज़ मेरा अंदर जाएगा। जो आदमी, मेरा बच्चा जो अंदर में बैठे हुए हैं
अंदर में क्या कौन कौन है वो तो पढ़ेंगे, सेल का अंदर में क्या होता है। जो सेल के होते हैं अंदर में उसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स जो बैठे हुए हैं उनको जो खाना चाहिए, उनको जो पानी चाहिए, उनको जो सांस चाहिए, वो सारे के सारे किसके थ्रू में एंटर करेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एंटर करेगा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में एंटर करेगा। जो बाहर निकलेगा वो किसके थ्रू से निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से निकलेगा। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके थ्रू से निकलेगा। चलो एक एक बार पढ़ लेते हैं, हर चीज़ को क्लियरली समझ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे फोटो को आप लोग देख सकते हो, ये आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा और अच्छा फोटो देखना चाहते हो, इसमें मन भरा नहीं भरेगा, बच्चा हो क्यों भरेगा भाई साहब। देखो ये है एक सेल का फोटो, इस सेल का फोटो थोड़ा सा साइड आ जाओ भाई साहब मेरे, पूरा क्लियर फोटो आपको दिखाई दे रहा है क्या, एनिमल सेल का। बाहर इसको सोचो कि जैसे गोल होके था, पार्ट में कट गया, कटने के बाद जो दिखाई दे रहा है वो सारे है सेल का अंदर का पार्ट। सेल का अंदर का पार्ट में देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, यहाँ पे है। कवर है क्या, हाँ ये एक कवर है, कवर करके रखा है, इसीलिए इसको सेल मेम्ब्रेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अंदर में उसका सारा देखो ऑर्गेनेल से इतना सारा सेल का अंदर में पार्ट्स है, एक एक चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको कवर करके कौन रख रहा है, प्रोटेक्ट करके कौन रख रहा है, सेल मेम्ब्रेन। कितना बढ़िया समझ रहे हो ना। चलो तो दैट इज सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल। कंटेंट ऑफ द सेल, सेल का अंदर में जो कंटेंट्स है उसको बोलता है कंटेंट ऑफ द सेल, उसको सेपरेट करता है। सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, एक सेल उसके बगल में और एक सेल होगा, उसके बगल में एक सेल होगा, लेकिन ये एक सेल के लिए, ये मेरे हाथ सोचो कि ये एक सेल है इतना बड़ा गोल, और बगल में जो सेल है उस दोनों के लिए, इसके लिए ये तो बाहर वाला एनवायरनमेंट हो गया, आउटर एनवायरनमेंट हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए इसके ऊपर में एक कवर लगा हुआ है, और उस कवर का नाम है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत ही बढ़िया से समझ चुके हो। चलो और देखते हैं द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अलाउ और परमिट, अलाउ करेगा नहीं तो परमिट करेगा, द एंटर एंड एग्जिस्ट, बाहर अंदर में जाएगा या बाहर आएगा, एक्टर एंड एग्जिस्ट सम मेटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ मेटेरियल्स को अंदर वो भेजेगा, नहीं तो सेल से कुछ मेटेरियल्स को बाहर निकालेगा। कौन, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन, इसी कारण के वजह से द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए सिलेक्टिव परमाबुबल मेम्ब्रेन। इसी कारण से इसको सेल का जो मेम्ब्रेन है इसको सिलेक्टिवली परमाबुबल मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट करके अंदर भेजेगा। अब आते हैं को क्या क्या चीज भेजेगा। अब आते हैं, पहले तो ऑक्सीजन भेजेगा, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर से बाहर भेजेगा। दो चीज करेगा, सेल को बाहर से अंदर भेजेगा ऑक्सीजन, और अंदर से बाहर भेजेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस कैन बी मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड द डिफ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम बोलते हैं डिफ्यूजन। आओ थोड़ा सा फोटो देखो, समझ लो बाबू। आउटर मोस्ट में है तुम्हारे ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जाएगा अंदर, किसके थ्रू, बोलेगा मेम्ब्रेन को मैं एंटर करूं, मेम्ब्रेन बोलेगा मैं सिलेक्टिव हूं, हाँ सिलेक्ट कर लिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, आ जाओ बाबू, आ गया। अब अंदर में फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड खराब होता है सेल के लिए, वो बोलेगा तुम जा जा बाबू जा। कार्बन डाइऑक्साइड देखा सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूछा क्या मैं निकलूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला निकल गया वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन एंटर किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन इस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन। फिर आते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स भी एंटर करेगा, पानी भी चाहिए, बेचारा प्यासा है, प्यासा को भी पानी दे दो,
तो फिर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिव परमाबुल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ओस्मोसिस। ओस्मोसिस ओस्मोसिस, समझ में आया? ओस्मोसिस ओस्मोसिस ओस्मोसिस, ऐसे करो, याद रखना, बड़ा मजा लगता है यार। देखो, अंदर वाटर चाहिए, पानी है, प्यासा है, प्यासा को पानी पिला दो। अब आते हैं, ये सेल को पानी चाहिए, पानी आया कहाँ से? आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट से, H2O। पूछेगा सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, जाऊं? बोलेगा हाँ चलो, फिर चला अंदर, पानी इसने पी लिया, एक्स्ट्रा हो गया पानी, जरूरत नहीं है, वेस्टेज पानी है, बाहर निकलना चाहता है, पूछा निकलूं, बाहर निकल गया। H2O बाहर भी आ सकता है, अंदर भी जा सकता है। ये जो प्रोसेस में अंदर जा रहा है और अंदर से आ रहा है, ये प्रोसेस को बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस ओस्मोसिस, याद रख लेना, आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं, ओस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन। अब इसको क्या है भाई, समझ लेते हैं, थोड़ा सा फोटो करके देख लेते हैं। अब देखो, तुम्हारे घर में एक टैंक है, बिल्कुल टैंक है, और उसको दूसरा बगल में और एक तो टैंक है जो कि पड़ोसी का टैंक है, ये भी टैंक है, ठीक है। इसको थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट। अब आते हैं, हाँ, अब इसमें क्या है? टैंक है, ठीक है, कवर है, पूरा कवर। अब इसमें कुछ पानी है, लेकिन इतना लेवल में पानी है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा लो लेवल में पानी है, इतना लेवल में पानी है। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, ठीक। अब इन दोनों का बीच में कनेक्शन अभी फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन अब क्या करते हैं, दोनों का बीच में एक पाइप कनेक्शन कर देते हैं। अब बताओ, पानी A से B आएगा कि B से A जाएगा? अरे A से B आएगा रे बाबू, काहे के लिए गलत सलत सोचते हो? A से B आएगा, क्यों? क्योंकि A में हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, इसमें लो वाटर कंसेंट्रेशन है। हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन आता है, जब तक लेवल इक्वल हो जाएगा तब तक फ्लो करेगा, जब तक लेवल इक्वल नहीं होता है तब तक फ्लो करता रहेगा। लेवल इक्वल हो गया और फ्लो नहीं करेगा। वेरी सिंपल, इतना ही सिंपल है। अब आते हैं, सेम टू सेम सेल में भी होता है। बाहर में कुछ पानी है जो कि हाई वाटर कंसेंट्रेशन, हाई को H में लिखना पड़ेगा। अब आते हैं, बाहर में हो गया हाई वाटर कंसेंट्रेशन, बाहर में है कि अंदर में है हाई वाटर, आई डोंट नो, बट थिंग इज द वाटर विल बी मूव ओनली फ्रॉम द हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू लो वाटर कंसेंट्रेशन। कहाँ पे है ये हमको नहीं पता है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि बाहर में है हाई वाटर कंसेंट्रेशन और अंदर में है लो वाटर कंसेंट्रेशन, तो हमेशा हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन को मूव करेगा, याद रख लेना, ठीक है। चलो, इस चीज को वो लिख रहा है कि इफ ए मीडियम सराउंडेड बाय द सेल, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा बात आ गया था, यहां पे लिख लेते हैं तो समझते हैं। तो ओस्मोसिस इज द पासेस ऑफ वाटर, पासेस करता है वाटर, ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन, जो हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, थ्रू ए सेमी परमेबल्स मेम्ब्रेन्स टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन। वो पहले हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन को मूव करेगा। क्लियर? अब आते हैं केस, बढ़ते हैं, केस समझते हैं। केस समझने के लिए तीन केस समझते हैं। इसका कारण को पहले मैं इसको मिटाता हूं, ये थोड़ा सा मतलब कि पूरा कवर अप करके रखा है, अब क्लीन करके समझाएंगे ना। हाँ, मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर तुम समझ नहीं पाओगे पूरा, तो फिर मेरा इतना, जो भगवान मुझे इतना बड़ा टैलेंट दिए हैं कि जो तुम किसी को भी समझा सकते हो, जितना भी ना समझने वाले बच्चे को तुम समझा सकते हो, जो मुझे टैलेंट दिए हैं भगवान, वो टैलेंट तो ऐसे ही मिट्टी में चला जाएगा। चलो अब समझाते हैं। मान के चलो, मीडियम, बाहर वाला पार्ट को मैंने बता दिया मीडियम, और अंदर वाला पार्ट को बोल दिया सेल। वेरी सिंपल। अब मान लो कि जो हाई वाटर कंसेंट्रेशन बाहर में है और अंदर में है लो वाटर कंसेंट्रेशन, अब खुद बोलो, पानी अंदर से बाहर से अंदर जाएगा कि अंदर से बाहर आएगा? सिंपल सा फंडा है भाई साहब, वाटर हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन, बाहर से अंदर जाएगा। अगर ऐसा कहानी होता है तो क्या बोलेंगे उस सॉल्यूशन को? चलो पढ़ते हैं। इफ
द मीडियम सराउंडिंग द सेल, मीडियम सराउंडिंग द सेल, बाहर वाला पार्ट हैज द हायर वाटर कंसेंट्रेशन, अगर बाहर वाला पार्ट हायर वाटर कंसेंट्रेशन हो जाता है, देन द सेल से द सेल विल गेन वाटर, वाटर गेन करेगा, वो सेल गेन करेगा क्योंकि बाहर से अंदर आएगा तो वो वाटर गेन करेगा बाय ओस्मोसिस। ओस्मोसिस प्रोसेस था जिसमें वाटर ट्रांसफर होता था, याद करो ओस्मोसिस। सच सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब सेल का बाहर से अंदर एंटर करेगा उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ये सेल सोच लो, ऐसा ही सोचना, ऐसा पढ़ने का बहुत ही सिंपल उपाय यही है। सेल को गोल बना दो, बाहर में हो गया वाटर, जब सेल वाटर बाहर से अंदर जाएगा उसको बोला जाएगा उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड केस आते हैं भाई साहब। सेकेंड केस में हो गया, सेकेंड केस का यहाँ पे थोड़ा सा फोटो वगैरह है, ठीक है, इसका फोटो को जब जरूरत होगा मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। अब मान के चलो कि ये दोनों का वाटर कंसेंट्रेशन सेम है, वाटर कंसेंट्रेशन दोनों का सेम है। अब ये मीडियम है बाहर, जितना भी वाटर कंसेंट्रेशन है, कहाँ गए मेरे भाई साहब, आ जाओ, सॉरी उल्टा मैं पकड़ लिया हूँ पेन को। देखो यहाँ पे हो गया वाटर कंसेंट्रेशन, हाई है, लो है, नहीं है, सेम है, अंदर में है वाटर कंसेंट्रेशन, दोनों का सेम है वाटर कंसेंट्रेशन। अब बताओ कि जब पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, बाहर से अंदर कि अंदर से बाहर? अंदर से तो बाहर ना आ सके, ना बाहर से ना अंदर भी ना जा सके, किसी केस में नहीं होगा। वेरी सिंपल बात है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। इस कंडीशन में, इस सॉल्यूशन में क्या बोला जाता है, चलो बताते हैं। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, अगर बाहर का मीडियम और सेल का मीडियम का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है तो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कोई भी वाटर ट्रांसफर नहीं होगा। सच सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में अगर वाटर ट्रांसफर नहीं होता है दोनों केस में, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब आते हैं तीसरा केस समझते हैं। तीसरा केस, अगर मान के चलते हैं कि अगर अंदर वाला पार्ट, अंदर बाहर में है लो वाटर कंसेंट्रेशन और बाहर में अंदर में है हाई वाटर कंसेंट्रेशन, कहां से कहां आएगा, बाहर अंदर से बाहर आएगा। सिंपल सब बात है, जहां पे हाई वाटर कंसेंट्रेशन होगा वहां से लो वाटर कंसेंट्रेशन आएगा, है कि नहीं। इस टाइप का सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो समझते हैं। इफ द मीडियम हैज ए लो वाटर कंसेंट्रेशन, मीडियम में लो वाटर कंसेंट्रेशन था, देन द सेल, अब सेल क्या करेगा, सेल विल लूज वाटर बाय ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू में सेल वाटर को लूज कर लेगा क्योंकि सेल का अंदर में हाई वाटर कंसेंट्रेशन है। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। जब वे सेल से बाहर आएगा, अब से को सेल से बाहर आएगा, सेल से बाहर आएगा, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। वेरी इजी, इतना इजी कौन समझाएगा तुमको, बताओ। ठीक है, चलो। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फ्लेक्सिबल क्या होता है भाई साहब, देखो ये एक पेपर है, इस पेपर को मैंने टेढ़ा कर सकता हूं, इसको ऐसे हिला सकता हूं, बढ़िया से हिला सकता हूं, ठीक है, ये हो गया फ्लेक्सिबल, ये है फ्लेक्सिबल, ये है फ्लेक्सिबल। ये होता है रिजिड, इसको हिलाओ बैठ के, ये पेन है, बिठाओ, हिलाओ, इसको नहीं हिलेगा। ये है रिजिड, यानी कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे बना हुआ है, वो फ्लेक्सिबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों सेम होता है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल एंड मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है।
किससे? लिपिड एंड प्रोटीन से। प्रोटीन जो हम खाना खाते हैं या फिर हमारा सेल खुद प्रोटीन्स जनरेट करता है, वो जो प्रोटीन्स जनरेट होता है, लिपिड्स जनरेट होता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इससे हमारा सेल मेम्ब्रेन्स बना हुआ है। The flexible of the cell membranes also enable to cell to engulf the food and other materials from its external environment। ये क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसके थ्रू में तुरंत खाना इनगल्फ हो जाता है, अंदर एंटर हो जाता है, और दूसरा मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स, वाटर भी एंटर हो जाता है, फिर इसके थ्रू से ऑक्सीजन भी एंटर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये फ्लेक्सिबल होने के कारण इसका अंदर में एंटर हो जाता है। इसी प्रोसेस को, ये एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को, सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इट इज ऑब्जर्व्ड इन एमीबा। एमीबा में ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इस प्रोसेस का नाम हो गया एंडोसाइटोसिस। पूरा फंडा क्लियर है, पूरा समझ में आ गया। अब आते हैं सेल वॉल के बारे में समझते हैं। सेल वॉल भाई साहब एनिमल में होता है कि प्लांट में होता है? हाँ जी हाँ, प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में और एक लेयर होता है जिसका नाम है सेल वॉल। प्लांट सेल इन एडिशन टू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, ये हो गया हमारा सेल का, ये प्लांट का सेल जिसका ऊपर आउटर कवर हो गया जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही है, लेकिन इसका एडिशन में और एक एडिशन में हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, इसका ऊपर में और एक रिजिड आउटर कवरिंग है। रिजिड है, सख्त है, सख्त, रिजिड आउटर कवरिंग, इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो ये वाला क्या है? सेल वॉल। तो अंदर वाला क्या है? ये वाला सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है वो लाइज, रहता है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी सिंपल। द प्लांट सेल wall is mainly composed of the cellulose। जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है ये किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। अच्छा, हमारे एनिमल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना था? प्रोटीन से, लिपिड से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। लेकिन ये वाला जो प्लांट का वॉल है वो किससे बना हुआ है? वो सेलुलोज से बना हुआ है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। सेलुलोज जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि सेलुलोज, इसी कारण के वजह से वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ताकत, प्लांट्स को दबाने से नहीं दबेगा। व्हेन लिविंग प्लांट लूज वाटर थ्रू द ओस्मोसिस, यहां पे पानी है, वॉक्यूल्स बीच में था, ये प्लांट सेल का बात कर रहा हूं, यह है प्लांट सेल, वॉक्यूल्स है, वॉक्यूल्स जब है बीच में उसमें पानी भरा हुआ है, वो पानी जब भी मान लो कीजिए ट्रांसमिशन प्रोसेस में हो गया, इवापोरेशन प्रोसेस में, बहुत सारा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या हुआ कीजिए वो पानी सपोज करो कीजिए वो बाहर निकल गया। जब पानी निकल जाता है, लूज हो जाता है, वो सेल, अभी जो मेम्ब्रेन है वो फूला हुआ था, पानी था अंदर में, और पानी खत्म हो गया तो वो सुगड़ जाएगा, है कि नहीं? वो पानी का, अब बैलून है, बैलून फूला हुआ है तो बैलून का हवा निकले सुगड़ जाएगा। अंदर में पानी था, पानी सुगड़ गया तो क्या होगा? पूरा मेम्ब्रेन सुगड़ जाएगा आके। अगर मान लो ये पूरा सुगड़ जाता है आके, ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा? देयर इज द सिंकेज एंड द कंट्रैक्शन, वो सिंक कर जाएगा नहीं तो कंट्रैक्ट हो जाएगा ऑफ द कंटेंट, वो पूरा अंदर में ऐसे सुगड़ जाएगा। द ऑफ कंटेंट्स ऑफ द वॉल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से जो लगा हुआ था, फूला हुआ था, अब पानी अंदर से निकल गया तो सेल वॉल से बाहर आके पूरा एकदम सुगड़ गया। दिस फेनोमेनो इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस।
बात समझ में आ गया? ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस याद रख लेना, आता है भाई साहब। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, 3 मार्क का भी आता है, सारा अभी पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? हमारे एनिमल सेल में कहाँ होता है? सेल का अंदर का न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? याद करो, याद करो। अब मान लो ये है हमारा सेल, एनिमल सेल थोड़ा गोल होता है। अभी इसका न्यूक्लियस कहाँ था? याद करो, बीच में था, है कि नहीं? अच्छा, न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग, ये है डबल लेयर कवरिंग, ये 2 डबल लेयर है बाबू, एक लेयर नहीं है, ये डबल लेयर है। फोटो थोड़ा सा देख लो न्यूक्लियस का, देखो अंदर वाला पार्ट, ये है डबल लेयर, इधर भी है इधर भी है, ये हो गया डबल लेयर कवरिंग। ये सेल है बाहर में, सब बच्चा क्या है कि ना सब भूल जाता है, इसीलिए उसको बार बार सब समझाना, ऐसे करके समझाना पड़ता है। बाहर में है सेल, सेल का अंदर में फिर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, ये 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है न्यूक्लियस, इसको होते हैं डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे देखो और बढ़िया से समझ में आ गया, डबल मेम्ब्रेन। देखो ये सेल का अंदर वाला पार्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, न्यूक्लियस में ये हो गया डबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन मिलके हो गया डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो, तो न्यूक्लियस आज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो कवर जो डबल लेयर हुआ इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पार्ट। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज ए पोर्स व्हिच अलाउ, इसमें क्या है? पोर्स है, छोटे छोटे होल्स है, पोर्स है, छोटे छोटे होल्स है, ये वाला। यहां पे देखो, यहां पे न्यूक्लियर पोर्स है, छोटे छोटे होल्स है। अब वो होल्स में क्या होगा? कुछ चीज अंदर जाएगा और कुछ निकलेगा, होल्स में अंदर जाएगा नहीं तो निकलेगा। ये जो चीज स्पोर्स है, उस स्पोर्स का बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैज द पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, इनसाइड न्यूक्लियस टू, अभी न्यूक्लियस भी गोल है, इनसाइड न्यूक्लियस टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड, वो किसके थ्रू से आएगा? पोर्स के थ्रू से आएगा, टू द साइटोप्लाज्मम। अब साइटोप्लाज्मम क्या होता है? सेल का जो आउटर पार्ट होता है वो, इसको मैं दिखा देता हूं। देखो ये सेल है, एक एनिमल सेल है, सोच लो। ये जो बीच में हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है कि जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, डबल लेयर है और छोटे छोटे होल्स है जो कि दोनों में आपस में ट्रांसफर होगा, मेटेरियल्स ट्रांसफर होगा। अब जो मेटेरियल ट्रांसफर होगा ये छोटे छोटे होल्स के थ्रू में होगा। बाहर में जो चीज़ है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मम। क्या बोलते हैं? कहाँ गया मेरा भाई? यहाँ पे हो साइटोप्लाज्मम। ये वाला बोल रहे इधर का, ये सेम टाइप का लिक्विड है, जेली टाइप का लिक्विड है, पूरा का पूरा इसका अंदर में भरे हुए हैं सेल के अंदर में, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मम। तो साइटोप्लाज्मम से न्यूक्लियस के अंदर में एंटर करता है, नहीं तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मम को फिर बाहर आता है। ये दोनों का अंदर में प्रोसेस चलता रहता है। समझ में मेरे भाई? समझो बढ़िया से। ठीक है, अब आते हैं तो पोर्स अलाउज टू द साइटोप्लाज्म। अब आते हैं द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजम्स। न्यूक्लियस का अंदर में ही क्रोमोजम्स होता है। क्रोमोजम्स धागा टाइप का होता है, देख लो यहां पे, ये है क्रोमोजम्स जो कि धागा टाइप का होता है, ऐसा बेंड होता है, लेकिन ये स्ट्रेट भी हो सकता है। कब स्ट्रेट होगा? जब रॉड टाइप का स्ट्रेट हो जाएगा, जब वो खुद सेल डिवाइड होगा, एक सेल से दूसरा सेल बनता है। ये एक सेल है ना, अभी ये सेल से 2 सेल बन जाता है। ये सेल डिवीजन अभी हमारा नहीं है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, हर टाइम अभी जो वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारा बॉडी में कितना सेल डिवाइड हो रहा है और कितना सेल बन रहा है और कितना सेल डैमेज भी हो रहा है, तुरंत हर सेकेंड में। तो जब डिवाइड होता है तब वो जो क्रोमोजोम है वो अभी जो सांप टाइप का था, धागा टाइप का था, उस टाइम पे वो रॉड शेप ले लेता है। वो उस टाइम पे रॉड शेप ले लेता है, ऐसे ऐसे करके, ये सारे रॉड शेप का ऐसे करके ले लेता है। ठीक है, वो आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे, अभी सिर्फ जान लो कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का अंदर में क्या होता है? क्रोमोजोम्स होता है। क्रोमोजोम ऐसा धागा टाइप का होता है। ठीक है,
which are visible as a rod shaped structure. रॉड स्ट्रक्चर का ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब डिवाइड होने का पोजीशन आता है उस टाइम पे वो सेल का अंदर जो तुम्हारा न्यूक्लियस का अंदर में जो क्रोमोजम है वो रॉड शेप ले लेता है। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोजम कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस फॉर द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशंस। तुम्हारे पापा और मम्मी का गुण तुम्हारे में है, तुम भी शादीशुदा हो जाओगे, कुछ दिन में हो जाओगे। ठीक है, अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे तो पापा वैसे भी शादी करा देंगे तुमको, शादी कर लोगे तो तुम्हारा भी बच्चा पैदा हो जाएंगे। जो तुम्हारे बच्चा पैदा होंगे, तुम्हारा और तुम्हारा बीबी का गुण, इनहेरिटेंस नेचर्स, वो सारे के सारे तो इनहेरिटेंस फीचर्स भी बोलते हैं, फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस, वो तुम्हारे बच्चे में चला जाएगा थ्रो डीएनए, थ्रो जीन, डीएनए एंड जीन के फॉर्म में ऐसा जाएगा, उसको अभी पढ़ेंगे। लेकिन वो सारे होते कहाँ पे, वो होते हैं स्टार्टिंग एक क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर में, और क्रोमोजोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस का अंदर में होता है। तो अब आते हैं द कंटेंट इंफॉर्मेशन, क्रोमोजोम जो है वो कंटेंट इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन स्टोर किया है हमारे अंदर में, जो सेल डेवलप हो रहे हैं वो उसको, इसका पास एक तो स्टोरेज है, स्टोरेज कौन स्टोरेज करके भेजा है, मेरे पापा और मम्मी, कि जब जाना और उसके शरीर में इसी टाइप का सेल ही डेवलप करना। तो इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस, यानी कि हमारे मम्मी पापा का, ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, मेरे पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन मेरे पास आया, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है, वो क्रोमोजोम में स्टोर होता है। और कौन सा फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आता है, लॉन्ग को फुल फॉर्म आता है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में रहता है। ठीक है, अच्छा, क्रोमोजोम्स कंपोज द डीएनए, पहले आ गया हमारा क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का अंदर में क्या होता है, इस कंपोस्ट डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर में होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। ठीक है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का कुछ फंक्शनल सेगमेंट है इसका अंदर में, जिसको बोलते हैं जीन्स। यही जीन्स जो कि मेन रोल लेता है, निभाता है, क्योंकि इसी का अंदर में पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर है, हमारे मम्मी पापा का इंफॉर्मेशन आके स्टोर हुआ है कि मेरे बॉडी में क्या डेवलप होगा, मैं इंटेलेक्चुअल होऊंगा, मैं बहुत बातें करूंगा, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, मैं डरपोक रहूंगा, मैं गोरा हो जाऊंगा, मैं काला हो जाऊंगा, मैं लंबा हो जाऊंगा, मैं गधा हो जाऊंगा, जो भी है मेरे पास जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुआ है वो मेरे मम्मी पापा से आया है। किस फॉर्म में, वो जीन के थ्रू से सारा स्टोरेज हुआ। जीन किसका अंदर में होता है, डीएनए का अंदर में होता है। डीएनए किसका अंदर में होता है, क्रोमोजोम का में। क्रोमोजोम किसका अंदर में होता है, न्यूक्लियस का अंदर में। न्यूक्लियस किसका अंदर में होता है, सेल का अंदर में। और सेल पूरा और टिश्यू का अंदर में, फिर टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। वो कितना लंबा कहानी है, एक एक करके याद रखना। तो जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड द जीन्स। इसीलिए द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन, एक सेल से दूसरा सेल होना, सेलुलर रिप्रोडक्शन का सबसे सेंटर रोल कौन प्ले कर रहा है, न्यूक्लियस। क्लियर, पूरा समझ में आ गया ना, इसमें कुछ है, इतना आज पढ़ो भाई साहब, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है। अच्छा, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है, मैंने बोला नहीं 40 मिनट बोला था, 40 मिनट तो हो ही चुका है। इतना लंबा मैं खींच लूँगा, तुम लोग पढ़ोगे नहीं, अच्छा से पढ़ोगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मेरे से पढ़ना चाहते हो, भुवनेश्वर में बैठा हूँ, आ जाओ हमसे पढ़ो। ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब चैनल आपके लिए है। अच्छा, सही में दिल से, अगर वीडियो में दम है तभी लाइक करना भाई साहब, वीडियो में दम है थोड़ा सा कमेंट करना भाई साहब, अगर सब्सक्राइब कर दो, अगर इस टाइप का वीडियो अगर देखना चाहते हो तो। तुम्हारा बहुत ही अच्छा टीचर, प्रोफेसर, एक्सपर्ट होंगे जो कि स्कूल में तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए मेरा
एक बेसिक चीज़ अगर समझ के चले जाते हो तो स्कूल में तुमको बहुत फ़ायदा देगा, जो कि तुम उससे हाई लेवल का चीज़ समझ सकते हो। ये थोड़ा सा अच्छा मतलब कि जो एक इंट्रोडक्शनल पार्ट हमने इसमें कवर किया। मैंने बताया ना, इसको दोबारा भी पढ़ना पड़ेगा, एक बार में नहीं होता है। फिर मैंने एनसीईआरटी बुक का पूरा लाइन बाय लाइन भी समझाना है। इसीलिए मेरे वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ के रहने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तहे दिल से धन्यवाद देंगे। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें। आपका मंगल हो, शुभ हो, दिन शुभकामना हो जाए, सारा चीज़ बढ़िया हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।